हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने पिछले पार्ट में डीएनए के जैविक गुणों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखो वो जैविक गुण हैं वो किस प्रकार अपनी जैविक भूमिका को निभाते हैं, जैसे प्रोटीनों के निर्माण में, ठीक है, नए डीएनए के रेप्लिकेशन में, उनके लूपिंग में, उनके कुंडलन में, ठीक है, आदि में वो किस प्रकार जैविक भूमिका निभाते हैं वो आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि अपना जो टॉपिक आता है डीएनए की जैविक भूमिका। डीएनए की जो जैविक भूमिका है वो क्या है, ठीक है। अब देखो डीएनए की जैविक भूमिका के अंदर डीएनए क्या है, आपको पता है एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। और यही आनुवांशिक पदार्थ हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसमें क्या है डीएनए अपनी सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? डीएनए अपनी सहायता प्रदान करता है। और इसी डीएनए के कारण ही कोशिकाएं प्रजनन, कोशिकाओं की वृद्धि या विकास और उनकी मृत्यु के निर्देश किस में निहित होते हैं? इस डीएनए में ही निहित होते हैं, ठीक है। और इसीलिए ही इसको क्या कहते हैं, डीएनए को क्या कहते हैं? जैविक आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि या सही है या गलत है। अब देखते हैं डीएनए की जैविक भूमिका। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में सहायक है, ठीक है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में सहायक है, ठीक है। और डीएनए के द्वारा ही प्रत्येक जीवों की समस्त क्रियाएं, जैसे कोशिकाएं जनन, विकास, मृत्यु के निर्देश डीएनए में ही निहित होते हैं। और अतः इसलिए डीएनए को क्या कहते हैं? जैविक आनुवांशिकी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि डीएनए जैविक गुण क्यों है, डीएनए जैविक आनुवांशिकी पदार्थ क्यों है? क्योंकि डीएनए क्या करता है, जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके विकास के लिए आवश्यक है, हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में सहायक है, ठीक है। इसलिए डीएनए का जैविक गुण बहुत आवश्यक है। और अब बात करते हैं डीएनए के कौन कौन सी जैविक क्रियाएं हैं जो क्या करता है, डीएनए संपन्न करता है। सबसे पहले आता है प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करना। पहले क्या आता है? प्रोटीन निर्माण में। आप देखो प्रोटीन निर्माण भी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। अनुलेखन होता है, फिर अनुवादन होता है, और अनुवादन के बाद जो एमिनो एसिड हैं वो प्रोटीन के लिए क्या करते हैं? कोड करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रोटीन निर्माण है वो भी 2-3 चरणों में होता है। पहले तो अनुलेखन के द्वारा, फिर होता है अनुवादन के द्वारा, और फिर होता है एमिनो एसिड के कोडिंग के द्वारा, ठीक है, प्रोटीन के कोडिंग के द्वारा। अब बात करते हैं, देखो डीएनए में प्रोटीन कोडित करने की सूचना निहित होती है जो निम्न प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। और इसमें अपना पहला पॉइंट आ जाता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये छोटी छोटी परिभाषाएं कंपटीशन एग्जामों में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। और आपके वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, या 2 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, तो उनके अंदर भी ये छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो ध्यान से देख लेना और कंटेस्ट कर लेना कि जो अपना अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो क्या चीज़ है। देखो ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो डीएनए पर जो भी सूचनाएं अंकित हैं, ठीक है, वो सूचनाएं डीएनए किसको देता है? एमआरएनए को देता है। किसको देता है? एमआरएनए को देता है। एमआरएनए उस सूचनाओं को पढ़ लेता है और फिर वो किसको दे देता है? राइबोसोम्स को दे देता है, या एमिनो एसिड के रूप में उसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? अनुलेखन, सूचनाओं का आदान, मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जो भी आनुवांशिक सूचना है डीएनए से कहाँ पे जा रही हैं? एमआरएनए पे जा रही हैं। तो ये क्या हो गया? उसका अनुलेखन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो देखते हैं अनुलेखन। देखो इस प्रक्रिया द्वारा डीएनए के एक अणु पर अंकित क्षार अनुक्रम, ठीक है, यदि कोई भी क्षार अनुक्रम है, ए है, जी है, टी है, सी है, कोई भी अंकित क्षार अनुक्रम है,
में जो इसमें निहित सूचना है, जो इन 4 क्रमों के अंदर जो भी निहित सूचना है, उस सूचना को क्या करता है डीएनए दूसरे अणु एमआरएनए पर भेज देता है। दूसरा अणु कौन सा है, एमआरएनए पर क्या कर देता है, सेंड कर देता है, ठीक है, भेज देता है। और यह एमआरएनए इन सूचनाओं को कोशिका के दूसरे भागों तक भेज देता है, अर्थात राइबोसोम्स तक भेज देता है। इतनी प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, अनुलेखन कहलाएगी। यदि हम इसको एक लाइन में बोले, डीएनए पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए पर, और एमआरएनए पर ये सूचनाएं क्या होती हैं, कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचा दी जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की, अनुवादन यानी ट्रांसलेशन की। अब देखो अपन अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। अब आपको पता है एमआरएनए सूचनाएं कहाँ पर पहुंच गई, राइबोसोम्स पर पहुंच गई। अब राइबोसोम्स क्या करेगा, उसका ट्रांसलेशन करेगा। जैसे अपन इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसी प्रकार जो राइबोसोम है, जो एमआरएनए पर जो सूचनाएं अंकित है, उसको एमिनो एसिड के रूप में क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर लेता है। किसके रूप में ट्रांसलेट कर लेता है, एमिनो एसिड के रूप में राइबोसोम ट्रांसलेट कर लेता है। जिस प्रकार अपन इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उसी प्रकार राइबोसोम एमआरएनए पर सूचनाएं उपस्थित होती हैं, उनको क्या कर लेता है, एमिनो एसिड के रूप में उनको क्या कर लेता है, सूचनाओं को चेंज कर देता है, उसका अनुवादन कर लेता है। अब ये एमिनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अब ये एमिनो एसिड और 4 अनुक्रम मिलकर या राइबोसोम मिलकर, ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह प्रोटीन की कोडिंग है यही। और डीएनए को एमआरएनए द्वारा पढ़ा था, जैसे डीएनए द्विकुलित श्रृंखला टूट जाती है और क्या हो जाती है, एक सूत्री हो जाती है, और आरएनए पर इसकी क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। जब आरएनए पर इसकी कॉपी हो जाती है तो आरएनए पर क्या उपस्थित है, राइबोसोम्स उपस्थित हैं, और राइबोसोम उस कॉपी के जो विपरीत जो उनके कोडोन हैं, जैसे ए कोडोन है जी से जुड़ जाएगा, टी कोडोन है सी से जुड़ जाएगा, या जो ए है टी से जुड़ेगा, या सी है जो जी से जुड़ेगा। इस प्रकार ये आपस में कोडोन क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं पूरक कोडोन। क्या कहते हैं, पूरक कोडोन कहते हैं। ठीक है, वो पूरक कोडोन बनकर क्या करते हैं, नए डीएनए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अनुवादन पे चल रहे थे, तो ठीक है, अनुवादन देखो, यह प्रक्रिया राइबोसोमों के द्वारा संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। किसके द्वारा संपन्न होती है, राइबोसोम्स के द्वारा संपन्न होती है। और ये राइबोसोम द्वारा क्या करते हैं, एमआरएनए पर जो अंकित कोड हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको क्या करती है, एमिनो एसिड की श्रृंखला में अनुवाद करती है। एमिनो एसिड की श्रृंखला में क्या करती है, अनुवाद करती है। जिस प्रकार मैंने बताया अपन इंग्लिश को किस में करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उसी प्रकार जो राइबोसोम्स हैं, एमआरएनए पर जो भी कोड उपस्थित हैं या सूचनाएं उपस्थित हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं। और कन्वर्ट करने के बाद या ट्रांसलेशन करने के बाद ये एमिनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की कोडिंग क्या है, अब प्रोटीन की कोडिंग क्या है, डीएनए को एमआरएनए पढ़ा जाता है, जिससे डीएनए की द्विकुल्ली श्रृंखला टूट जाती है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बता दूं, जैसे अब बात कर लेते हैं, जब जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये डीएनए की द्विकुल्ली श्रृंखला है। ये लो, ठीक है, ये डीएनए की द्विकुलित श्रृंखला है। ये क्या हो जाती है, ये खुल जाती है। क्या हो जाती है, ये खुल जाती है। तो क्या हो जाता है, ये एक लड़ अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक सूत्री अलग हो जाता है। ठीक है, अब इस पर क्या हो जाते हैं, अब जो इस पर कोडोन उपस्थित है यहीं, और इस पर क्या है, अलग कोडोन उपस्थित है। अब क्या करते हैं, अब जब हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, ये एक सूत्री हो गया। आप देखो, ये जो एमआरएनए है, इसकी क्या करता है, इसकी कॉपी कर लेता है अपने ऊपर, और फिर इसके ऊपर उसके जो दूसरे कोडोन, पूरक कोडोन है, अर्थात जो इसके विपरीत कोडोन है, जैसे ए टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ जुड़ेगा। तो ठीक है, तो उसके ऊपर नए कोडोनों का निर्माण, पूरा कोडोन आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, एक नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया अब आपको।
इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना किसी को समझ में नहीं आया हो कि इसमें क्या है, जो द्विकुल्लित डीएनए है वो खुल जाता है और खुल जाने के बाद उसे आरएनए अपने ऊपर क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है और कॉपी करने के बाद इसके जो पूरक कोडोन है वहाँ पर धीरे धीरे आकर जोड़ना स्टार्ट कर देता है या अमीनो एसिड को जोड़ना स्टार्ट कर देता है, कोडोनों को जोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या है नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अपना अगला ही टॉपिक आता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं क्या होता है। कोशिकाओं की निरंतर वृद्धि होने के कारण डीएनए भी अपनी क्या करता है, वृद्धि करता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि होती है उसी प्रकार डीएनए भी क्या करता है, अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, अर्थात रेप्लिकेट होता है। अर्थात क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। और डीएनए की प्रतिकृति के द्वारा ही प्रजनन कोशिकाओं की वृद्धि, ऊतकों के निर्माण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। किसके द्वारा ही, डीएनए के प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन के द्वारा ही क्या मिलती है, प्रजनन कोशिकाओं की वृद्धि व ऊतकों के निर्माण में सहायता मिलती है। देखो इस प्रक्रिया में डीएनए क्या होता है, खुल जाता है और एक टेम्पलेट बनाता है, एक सूत्री टेम्पलेट बना लेता है। और इसी एक सूत्री टेम्पलेट पर क्या है, पूरक अनुक्रम, जिस प्रकार मैंने बताया ए डबल बॉन्ड टी, तो इसका टी क्या है, पूरक अनुक्रम है। और जैसे ये जी है, ये ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ेगा, तो इसमें क्या है, सी और टी ये दोनों क्या हैं, पूरक कोडॉन है। क्या है, पूरक कोडॉन है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाते हैं, आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या है, पूरक कोडॉन आकर जुड़ जाते हैं, जिससे जो डीएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड था वो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। जब वो दोबारा डबल स्टैंडर्ड होता है तो उसमें क्या होता है, एक सूत्री तो क्या होता है, इसमें एक सूत्र तो किसका होता है, जनक का होता है। क्या होता है, एक सूत्र तो जनक का होता है और दूसरा सूत्र किसका होता है, पुत्री का होता है, अर्थात संतति का होता है, अर्थात नए डीएनए का सूत्र होता है। एक तो अपने क्या है, पहले वाला ये क्योंकि दो खुले थे, दोनों खुले तो दो सूत्र अलग अलग हो गए। अब उसमें क्या उनके पूरक कोडॉन बनेंगे, अर्थात पूरक कोडॉन बनेंगे तो नया डीएनए सूत्र बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पुत्री डीएनए सूत्र या संतति डीएनए सूत्र कहते हैं। ठीक है, जो नए डीएनए का निर्माण होता है, जो दो नए डीएनए के निर्माण होते हैं, उनमें एक सूत्र तो किसका होता है, जनक का होता है और दूसरा सूत्र किसका होता है, पुत्री का होता है। ठीक है, तो देखो इस प्रक्रिया में डीएनए खुलकर एक सूत्री टेम्पलेट बनाता है और इसी एक सूत्री टेम्पलेट पर पूरक अनुक्रम जुड़कर, इस प्रकार बताया, ए डबल बॉन्ड टी के साथ और जी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ेगा। तो इसमें टी और सी क्या है, पूरक कोडॉन है। क्या है, पूरक कोडॉन है। पूरक कोडॉन है। तो इस प्रकार जो दो सूत्री डीएनए हैं, क्या है, दो सूत्री डीएनए हैं। ठीक है, उनमें एक सूत्र तो किसका हो गया, जनक का हो गया। किसका हो गया, जनक का हो गया। और दूसरा सूत्र किसका हो गया, पुत्री का हो गया। किसका हो गया, पुत्री का हो गया, या डॉटर का हो गया, संतति का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अपन ने क्या किया, अभी दो पॉइंट पढ़े हैं जैविक भूमिका के अंदर, एक तो प्रोटीन का निर्माण किया है और एक अपन ने क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, देख लो ढंग से, लिख लो। और अब देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट जैविक गुणों के अंदर कौन सा है। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। वो कैसे है, ये आपको मैंने जब जैविक भूमिका स्टार्ट करी थी जब भी मैंने आपको बता दिया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ कैसे है। देखते हैं, देखो डीएनए के अंदर जो जैविक सूचनाएँ होती हैं, डीएनए के अंदर जो जैविक सूचनाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, सूचनाएँ जो उसके दो सूत्री डीएनए हैं। ठीक है, इस जो डीएनए के दो सूत्र हैं उनमें निहित होती हैं। ठीक है, किनमें निहित होती हैं, दो सूत्रों डीएनए के अंदर निहित होती हैं। ठीक है, देखो डीएनए में क्या है, जैविक सूचनाओं का भंडार होता है। जो जैविक सूचनाएं दो सूत्री संरचना में क्या होती हैं, समान रूप से वितरित होती हैं। ठीक है, दो जो सूत्र हैं उन पर क्या होती हैं, वो सूचनाएं डिपेंड होती हैं। ठीक है, इसलिए डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएनए से क्या होता है, जीन निर्मित होते हैं
और जीन से किसका निर्माण होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और गुणसूत्र क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। अर्थात तो डीएनए के द्वारा आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखो, जो भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो डीएनए पर उपस्थित होती हैं। और डीएनए के कहाँ उपस्थित होती हैं? जो दो सूत्र होते हैं, ठीक है, जो द्विकुलित संरचना है उस द्विकुलित संरचना के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? अब वहाँ पर समान रूप से पाए जाते हैं। अब डीएनए क्या करता है? जीन का निर्माण करता है। और जीन किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं? जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसलिए क्या है? डीएनए के द्वारा ही आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्परिवर्तन की, म्यूटेशन की। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? क्या आपको पता है म्यूटेशन की परिभाषा, उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या है? कि शरीर, जो भी जीव हैं उनके शरीर के अंदर, ठीक है, कुछ भी अचानक रूप से परिवर्तित हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? अचानक कुछ भी परिवर्तन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। और जो अपन पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक, और आनुवांशिक की तौर पर जो भी उत्परिवर्तन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, जो भी जेनेटिकल रूप से उसमें म्यूटेशन हुआ है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, और देखो, ये जो उत्परिवर्तन है किसके कारण उत्पन्न होता है? एक तो कॉल्चिसिन रसायन है और एक क्या है? नाइट्रोसेमिन रसायन है। क्या है? कॉल्चिसिन रसायन और नाइट्रोसेमिन रसायन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब पढ़ लेते हैं। उत्परिवर्तन मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं कि उत्परिवर्तन किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? दो पदार्थ हैं, नाइट्रोसेमिन और कॉल्चिसिन। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि जो भी जीव है उसमें अचानक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन डीएनए के। तो डीएनए के क्षारक अनुक्रमों में, डीएनए के क्षारक अनुक्रमों में आनुवांशिक परिवर्तन होने से उनमें क्या आ जाती है? विरूपता आ जाती है। और यही विरूपता क्या जाती है? विरूपता आ जाती है। और यही विरूपता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्या चलती रहती है? विरूपता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और ये उत्परिवर्तन किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? एक तो कॉल्चिसिन रसायन के कारण उत्पन्न होते हैं और एक क्या है? नाइट्रोसेमिन रसायन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया उत्परिवर्तन भी। अब बात करते हैं आनुवांशिक कोडों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आनुवांशिक कोडों के बारे में। ठीक है, और यही आनुवांशिक कोड किसका निर्माण करते हैं? 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं। आपने सारणी बनाई होगी। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल किस रूप में पाए जाते हैं? त्रिक कोड के रूप में पाए जाते हैं। टोटल कोडॉन कितने हो गए? 64। कितने काम में आते हैं? 61 कोडॉन। 3 काम में क्यों नहीं आते? क्योंकि वो क्या है? स्टॉप कोडॉन है। क्या है वो? स्टॉप कोडॉन है। प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है? AUG, अर्थात मैथेनिन कोडॉन। क्या होता है? मैथेनिन वाला कोडॉन, जो क्या करता है? प्रोटीन श्रृंखला के निर्माण को चालू करता है। और 3 प्रकार के कोडॉन कौन से हैं? UAA और UAU। ये 3 प्रकार के क्या हैं? स्टॉप कोडॉन हैं। और ये मैंने आपको पहले लिखा भी दिए हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण की श्रृंखला को क्या करते हैं? रोकते हैं, बाधित करते हैं। ठीक है, तो ये आपने पहले पढ़ चुके हो। तो अब बात करते हैं आनुवांशिक कोडों के बारे में। देखो, युग्मनज के गुणसूत्रों के डीएनए में मौजूद आनुवांशिक कोड उसकी पूरी जिंदगी के दौरान होने वाली वृद्धि के लिए प्रोटीन निर्माण हेतु कोड करते हैं। तो आनुवांशिक कोडों का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण है। क्या है? प्रोटीन निर्माण है। अर्थात जो भी डीएनए निर्मित होगा वो प्रोटीनों के द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? जो भी गुणसूत्रों के डीएनए मौजूद आनुवांशिक कोड है उसको पूरी जिंदगी के दौरान होने वाली वृद्धि के लिए प्रोटीन निर्माण हेतु कोड करता है। और यह कोड 3 क्षारक अनुक्रम ही तो पढ़े थे आपने। जो सारणी बनाई थी उसमें UUU, UAA, UAG, UAC,
ये तीन तो कोडोन थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 ही तो कोडोन थे। और क्या करते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के क्या करते हैं, एमिनो अम्लों का निर्माण, एमिनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपने सारणी बना ली थी, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। डीएनए बंद प्रोटीन, अब देखो डीएनए बंद प्रोटीन क्या है। ये जो बंद प्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन, देखो ये न्यूक्लियो प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़कर उनको आंतर आणविक लूप बनाने से रोकता है। ठीक है, जो भी डीएनए बंद प्रोटीन है वो क्या करता है, उनको अंतर आणविक लूप बनाने से उससे रोकता है। आपने क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल, ये आपने इस प्रकार एक लूप बनाया था फर्स्ट ईयर के अंदर, और फिर इस प्रकार ये बनाए थे, इधर बनाया था, ठीक है, फिर इस प्रकार इधर, और फिर इस प्रकार ये इधर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये लूप हैं। और इनको कौन रोकता है, इन लूपों को डीएनए बंद प्रोटीन रोकता है। क्या करता है, इन लूपों को डीएनए बंद प्रोटीन रोकता है। ठीक है, और कुंडलन को क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। जो उनकी कुंडलित संरचना है उसको क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन यानी जीन अभिव्यक्ति, जीन अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या करते हैं, जीन को अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात किसी विशेष लक्षण को अभिव्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, देख लो, पढ़ लो और लिख लो। कोई कमी हो या कोई भी समस्या हो तो मुझे क्वेरी बॉक्स में डालकर बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन अगले दिन आकर कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।